Hello dear students, welcome to the class and welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोरा, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स को, कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के आपके सब्जेक्ट को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग काफी कुछ कवर अप कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के हिसाब से आपका पूरा ध्यान जो है नई नई चीजें सीखने में, सिलेबस कवर करने में और उसको याद करने में लगा रहता है। बट इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है हम लोग स्किप कर देते हैं और वो हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। वो चीज है रिवीजन। आप लोग अपने रिवीजन की हैबिट बनाइए। थ्रू आउट द वीक आपने जो कुछ भी बातें पढ़ी हैं, जो कुछ भी बातें याद करी हैं, सीखी हैं, रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन बढ़ाने से आपका जो पीछे वाला पोर्शन है वो वीक होता रहेगा। तो आप आगे की चीजें तो सीखिए, लेकिन ज्यादा काम आप ये करिए, क्योंकि इस टाइम तक आपका लगभग 50% से ऊपर सिलेबस कवर अप हो चुका होगा। तो पीछे के जितनी भी चीजें हैं वो आपके दिमाग में नहीं होंगी। सो रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। अब आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनको रिविजन आधे घंटे 1 घंटे का टाइम दे करके हफ्ते में सारी चीजें रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपका देखना कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसमें आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, वो फार बेटर होगा। ठीक है, सो चलिए हम लोग आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपनी पोजीशन से ले लीजिए, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो बातें करी हैं वो हमारे एज सच इम्पोर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं हमको एग्जाम में हेल्प करने वाली है। लेकिन आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, वो आपके इस क्लास का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस क्लास का वो टॉपिक है नहीं, वो है प्रीवियस क्लास का। आपकी जो लास्ट क्लास थी 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, और उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी पूरी फिजिक्स में रहता है। आपके पूरे फिजिक्स सब्जेक्ट में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपके साथ रहता है। ठीक है, टॉपिक का नाम मैं बता रहा हूं, टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। टॉपिक का नाम है वेक्टर्स यानी सदिश। तो बेसिकली हम इसमें सदिशों के ऊपर बात करेंगे, किस प्रकार से सदिश को जोड़ा जाए, घटाया जाए। क्योंकि 11th में हो सकता है कि 11th का जो टाइम था उस टाइम पर स्कूल कॉलेजेस बंद थे, है ना, और स्टार्टिंग हुई थी लॉकडाउन की, है ना। तो हो सकता है कि आप लोगों ने वहां पर इस चीज को नहीं समझ पाए हों। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अभी आप इस चीज को समझें, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस एज वेल एज 11th में और 12th में बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, सो इसको हमको कवर करना ही करना है, इसको हमको समझना ही है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में, और बेसिकली हम लोग यहाँ पर वेक्टर्स एडिशन और वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बात करेंगे। वेक्टर्स एडिशन में देखिए, वेक्टर्स सबसे पहले वेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करें तो वेक्टर्स होते क्या हैं। देखिए, हमारे पास होती हैं कुछ क्वांटिटीज, हमारे पास क्या होती है, कुछ क्वांटिटीज, जिन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हम कहते हैं सदिश राशियां। तो देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होती है, कुछ भौतिक राशियां। जैसे अगर मैं बात करूं, द्रव्यमान हो गया, है ना, दूरी हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे राशियां हैं, भौतिक राशियां। इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। एक भौतिक राशि की अगर मैं परिभाषा दूं आपको, एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं आपको डिफाइन करूं, तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर किया जा सके। फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपका दुख है, क्या आप इसे मेजर कर सकते हैं कि मुझे कितना किलोग्राम दुख हो रहा है? नहीं। क्या आप अपना जो सुख है, आपकी जो हैप्पीनेस है, क्या आप उसे मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो ये सारे जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्या आप अपने घर में जब चीनी लेके आते हैं तो चीनी का द्रव्यमान आप तोल सकते हैं? बिल्कुल तोल सकते हैं। तो दैट मीन्स कि द्रव्यमान जो है वो क्या है, एक भौतिक राशि है। अब आपको समझ में आया, जिस चीज को आप नाप सकते हो, जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो, वो एक भौतिक राशि होती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि जो भौतिक राशि है वो हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। क्योंकि हम अगर किसी राशि को नापते हैं तो हमें उसमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो परिमाण की और दूसरा मात्रक की। एक तो परिमाण की और दूसरा मात्रक की। परिमाण और मात्रक का क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड की और साथ ही साथ यूनिट की। ठीक है, मात्रक को क्या कहते हैं, यूनिट। तो हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की आवश्यकता इसमें पड़ती है।
तो जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास आ गई द्रव्यमान की बात करेंगे, तो द्रव्यमान को हम कैसे लिखते हैं? जैसे सपोज आपने किसी भी वस्तु का द्रव्यमान करा, जैसे आलू लेने गए आप, है ना, सब्जी लेने गए, कोई कोई चावल लेने गए, घर का सामान है ना, एक्स वाई जेड, तो आपने क्या बोला? 5 किलोग्राम चावल देना, 2 किलोग्राम चावल देना, ऐसी तो बोलते हैं, है ना। तो आप क्या बोलते हो? बेसिकली ध्यान दो, आप क्या बोलते हो? पहले एक संख्या बोलते हो और उसके पीछे मात्रक लगाते हो, तभी तो दुकानदार सामान देता है, नहीं तो दुकानदार को कैसे पता चलेगा? आया समझ में? नहीं आया, है ना। या फिर आप बोलोगे 500 ग्राम चने देना, 500 ग्राम दाल देना, तो दुकानदार को समझ आ जाएगा कि जो संख्या है वो 500 है और मुझे ग्राम में तोलना है उसको। आई है बात समझ में? तो जो राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमको एक तो परिमाण चाहिए होता है। परिमाण क्या होता है? संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। उसके साथ साथ मात्रक की भी आवश्यकता होती है। अब आप दुकान में जाकर के ऐसे नहीं बोल सकते मुझे सिर्फ 500 चावल चाहिए या 500 आटा चाहिए, नहीं, उसके पीछे आपको किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, ये सारी चीजें जो है बतानी पड़ेगी कि क्या आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उस राशि का मात्रक क्या है। ठीक है, मात्रक आप लोग जो है 11th के फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो मात्रक यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आई एक्सेप्ट की, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मात्रक जो है वो आपको आते होंगे। ठीक है, तो परिमाण और मात्रक बताने की आवश्यकता पड़ती है कुछ राशियों को। लेकिन साथ ही साथ कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं डियर स्टूडेंट्स, साथ ही साथ कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता तो ठीक है, परिमाण तो चाहिए, साथ ही साथ मात्रक भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है और वो चीज है दिशा। वो चीज है दिशा, यानी कि मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस हमको यूनिट भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको डायरेक्शन की भी नीड होती है इनको एक्सप्रेस करने के लिए। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी राशियां होती होंगी? तो जैसे हम एक राशि के बारे में जानते हैं, एक राशि का नाम है बल, एक राशि का नाम है बल। अब सपोज ये एक ब्लॉक है, ये क्या है? एक ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान क्या है? m है। ये एक ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, इसका m द्रव्यमान है। अब आप क्या करना चाहते हो? इस ब्लॉक को जो है खिसकाना चाहते हो, है ना, इस ब्लॉक को आपको खिसकाना है। यहां से जो है इस पॉइंट पर अभी है सपोज, तो आपको इसको यहां पहुंचाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचाना है ना। जैसे आपके घर में कोई बक्सा है, उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना है, तो क्या करोगे आप यहां पर जाओगे, इसके पीछे जाओगे और यहां से इस पर बल लगाना शुरू करोगे, इसको दबाना शुरू करोगे, इसको प्रेस करना शुरू करोगे, तो ये खिसक 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 करके यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो, अभी मैंने क्या बोला? बल लगाना है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं चलो कितना बल लगाया मैंने? 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, परिमाण और मात्रक तो है, लेकिन दिशा भी तो बताई कि यहां से लगाना है, इस दिशा से लगाना है। अगर मैं इस दिशा से बल लगाऊंगा तो क्या होगा? ये यहां थोड़ने जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं कि जिनको हमको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। उन राशियों को, उन भौतिक राशियों को, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे सदिश भौतिक राशियां। बात समझ में आई? तो हमारे पास यहां से दो प्रकार की भौतिक राशियां आ गई, अदिश और सदिश राशियां। तो ये जो परिमाण और मात्रक जिनके साथ आवश्यकता पड़ती है हमें, जिन राशियों के साथ व्यक्त करने के लिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम, परिमाण और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम कहते हैं अदिश राशियां। इन राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियां, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन राशियों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उनको हम कहते हैं सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, एक तो अदिश और एक सदिश। अब यहां से आगे अब हम सदिश को समझना स्टार्ट करेंगे। अब आपको समझ में आ गया सदिश कौन सी राशियां होती है? मतलब जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और मात्रक के साथ साथ उस राशि की दिशा की भी आवश्यकता पड़े, इसे हम सदिश राशियां कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं सदिश राशियों के संबंधित क्रियाओं को। तो अदिश राशियों को जोड़ना घटाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। सदिश राशियों का आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सदिश राशियों के काफी सारे गुण हैं, ठीक है, वो तो इतने डीप में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हमको जो बातें पढ़नी है वो आपको ये पढ़ना है कि सदिशों का योग किस प्रकार से होता है। सदिशों का योग किस प्रकार से होता है, ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स,
एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो आपके काम आएगा, ठीक है, जो आगे तक काम आएगा वो ये आएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स किस प्रकार से होता है, और सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन किस प्रकार से होता है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स हमको देखना है। बस ये दो चीजें आपको देखो, अगर अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कभी आपको लगे कि हाँ यार मुझे तो वेक्टर्स पढ़ने की जरूरत लग रही है ना, अभी नहीं लग पाता, हमें लगता है कि यार 11th का है, 12th में इसमें आना ही नहीं है, क्यों सीखे, लेकिन आपको किसी ना किसी पॉइंट पर ये लगेगा कि वेक्टर्स मुझे सीखने जरूरी है, तो वेक्टर्स में आप ये दो चीजें सीख लेना बस, योग और उनका गुणन, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ती है, बस मेनली जो है इनकी जरूरत पड़ती है, तो योग और गुणन जो है इसको सीख लेना, बाकी चीजें भले ही मत सीखना अभी, वो आपके लिए सेकेंडरी रहेंगी, है ना, बट ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से सीख लेना। तो चलिए मैं वन बाय वन पहले जब जस्ट उतना ही बात करता हूं जितना आपको समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा जितना हमारे पास टाइम है उस टाइम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सदिशों का योग देखते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स किस प्रकार से होता है, सदिशों का योग। तो सदिशों का योग जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, उसके लिए मैं आपको दो नियम बताऊंगा जिन पे बेस्ड हम सदिशों का एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिन पे हम सदिशों के योग को फाइंड आउट करते हैं। सदिशों का योग जो है दो नियमों का पालन करता है। दो कौन कौन से नियम, एक तो त्रिभुज नियम का पालन करता है ये, ठीक है, ट्रायंगल लॉ का, और दूसरा ये समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करता है, समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ। ये दो लॉ जो है फॉलो होते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। चलिए अभी पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर दो सदिश आपके पास होंगे, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए, दो सदिश अगर आपके पास होंगे और आपको उनका परिणामी निकालना, मतलब उनको जोड़ करके आंसर कितना आएगा, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, तो उनका परिणामी जो है वो आर से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट करते हैं हम, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके लिए एक सूत्र है, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। जैसे सपोज दो वेक्टर्स आपके पास हैं, देखो एक वेक्टर बता देता हूं मैं, एक वेक्टर है ए, ये रहा एक वेक्टर, और दूसरा वेक्टर रहा ये, दूसरा वेक्टर है ये, ठीक है। एक वेक्टर है नीचे वाला ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है, एक वेक्टर है नीचे वाला ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये एक सदिश है और ये दूसरा सदिश है। अब मुझे इनको जोड़ना है, जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम में क्या करेंगे, दोनों को ऐसे जोड़ेंगे। एक का ये जो तीर वाला सिरा है, इसको बोलते हैं हम सिरा, इसको हम बोलते हैं सिर, ये इसका सिर है और ये इसका सिर है। तो हमने क्या करा, ए के सिर से बी के पैर को या फिर बी की पूंछ को जोड़ दिया। त्रिभुज नियम में आपको ये काम करना है, सबसे पहले जिन दो सदिश को जोड़ना है उनको क्या करना है, एक के सिरे से दूसरे की पूंछ को जोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तीसरी भुजा बनेगी, ये देखो ये वाली भुजा बनेगी, बनी ना, ये वाली भुजा बनेगी। जैसे ही आपने बनाई आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा। इस त्रिभुज का मैं नाम रख लेता हूं कुछ, इस त्रिभुज का मैं कुछ नाम रख लेता हूं, ए बी सी रख लो चलो इसका नाम, या फिर ओ ए बी रख लो। यहाँ पर ओ, इसको ए बोल लो और इसको बी बोल लो, ठीक है। ओ ए बी त्रिभुज बना। तो त्रिभुज नियम जो कहता है, ये त्रिभुज नियम के फलस्वरूप बता रहा हूं मैं, दोनों नियमों के फलस्वरूप जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणाम आएगा वो सेम आएगा। ये वाला जो फर्स्ट है ये त्रिभुज नियम है, ये जो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये त्रिभुज नियम है, ठीक है। तो त्रिभुज नियम से फलस्वरूप क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो कोण होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वो, सॉरी हाँ ठीक है, एंगल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल होगा ना वो ये वाला एंगल होगा, बी का ए के साथ कोण ये वाला थीटा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास परिणामी आएगा इन दोनों का, वो ये वाली लाइन होगी, वो ये वाली लाइन होगी, ओबी लाइन होगा इन दोनों का परिणामी, ठीक है। अब परिणामी को निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अंडर रूट ए जो है ना, ए का परिमाण लेंगे, तो परिमाण को हम सिंपल ए से दिखाते हैं, ए का स्क्वायर, ए का परिणाम उसका स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी का परिणाम उसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, समझना, समझा भी रहा हूं, इसके बाद एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। डेरिवेशन नहीं बता पाऊंगा अभी क्योंकि उतना समय नहीं है, हमको दोनों चीजें क्लियर करनी है, बस इसको याद कर लो। दो सदिशों का परिणामी r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से दिया जाता है। यहां पर ऊपर मैं लिख देता हूं इसमें हेडिंग में, ठीक है। सदिश
सदिश ए व सदिश बी का परिणामी, सदिश ए व सदिश बी का परिणामी, ठीक है, योग में देख रहे हैं हम, ठीक है। जब दो सदिशों को जोड़ेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकलेगा, ठीक है। ये तो सिर्फ रहा इसका परिमाण। इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tan थीटा। इसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वेट अ मिनट, tan थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे, एंगल के लिए हम लोग अल्फा एंगल यहां पर लगा दीजिए। एक काम कीजिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना वहां पर आपको ये अल्फा एंगल समझाया जाएगा कि अल्फा एंगल किस तरीके, इसको याद मत करो, ठीक है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगती है। ये वाला एंगल, ये एंगल अल्फा हमारा जो परिणामी है उसकी दिशा को डिनोट करेगा, ठीक है। थीटा कौन सा है, अल्फा कौन सा है, समझ गए ना। तो हमारा काम ये रहेगा, ठीक है ना, हमारा काम ये रहेगा, अगर हमको बोला है दो सदिशों का परिणामी निकालो तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा देना। कब? जब उनको जोड़ा जा रहा हो, जब उनको जोड़ा जा रहा हो, ठीक है ना। अब समांतर चतुर्भुज नियम क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम को हम कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज नियम के लिए देखिए, इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये वाला तो नहीं, हम अपना वाला समांतर चतुर्भुज लेते हैं जिसके हिसाब से हमको समझ में आएगा। चलिए देखिए, मैं ड्रॉ करता हूं एक समांतर चतुर्भुज को। कैसे करेंगे देखो, एक सदिश ए लेते हैं, ये रहा वेक्टर ए हमारा, ठीक है। ध्यान से समझना, आसान है, ट्रायंगल लॉ के जैसा ही है, ठीक है, त्रिभुज नियम के जैसा ही है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम इसमें नहीं होने वाला है। सेम चीज है, अगर आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा। मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे दोनों के दोनों सेम है। ये रहा ट्रायंगल लॉ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक सदिश ए ऐसा आएगा, एक सदिश बी ऐसा आएगा। ये कौन सा सदिश है, सपोज ये सदिश ए है हमारा और ये सदिश बी है। तो अभी क्या बताया था, ट्रायंगल लॉ में क्या बताया था, इनका परिणामी कहां से होता हुआ जाएगा, ये वाली रेखा, इनका परिणामी ये वाली रेखा होगी, है ना, कोई समस्या नहीं है। अब चतुर्भुज में क्या करा उन्होंने, क्या करा, इस सदिश को उठा करके यहां पे लिया। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, ये आपकी मर्जी है कि आप इसको उठा करके कहीं भी ले जा सकते हो। हाँ, हम इसको उठा करके पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। जरा ध्यान से सुनना, हम इसकी पैरेलल शिफ्टिंग जो है ये हमारे लिए अलाउ है। पैरेलल शिफ्टिंग मतलब हम इसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं इसको बड़ा घटा नहीं सकता हूं, इसको घुमा नहीं सकता हूं, इसको मैं रोटेट नहीं कर सकता हूं। बस मैं क्या कर सकता हूं, इसको एक जगह से खिसका करके दूसरी जगह रख सकता हूं। मतलब मैं इसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ले जा सकता हूं, बस मैं इसको घुमा नहीं सकता हूं, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकता हूं, और साथ ही साथ इसकी जो लंबाई है इसको कम ज्यादा नहीं कर सकता हूं। बस ये दो काम मैं नहीं कर सकता हूं, बाकी पैरेलल शिफ्टिंग इज पॉसिबल, पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। बात समझ में आई। तो पैरेलल शिफ्टिंग जो है मैं कर सकता हूं, बस मैं जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। ये लॉ है। तो मैंने क्या किया, अब की बार क्या हुआ कि देखो हमने क्या किया, अब की बार बी को जो है पैरेलल शिफ्टिंग करी है, बी की क्या करी है, पैरेलल शिफ्टिंग। तो बी सदिश हमारा यहां आ गया, है ना। तो हमारा जो ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ में हमने क्या करा था, सदिश के हेड से दूसरे सदिश की टेल को मिलाया था। यहां पर आप क्या देख रहे हो, बी सदिश का टेल और ए सदिश का टेल, दोनों का टेल टेल मिला हुआ है। तो जो ट्रायंगल लॉ होगा, ट्रायंगल लॉ में एक सदिश के हेड से दूसरे सदिश का टेल जुड़ा हुआ होगा, जबकि समांतर चतुर्भुज नियम में दोनों सदिश के टेल से टेल जुड़ा होगा। खैर इस बात का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिजल्टेंट हमारे पास यही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस ये दो लॉ है, तो इन दोनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब हम आगे क्या करते हैं, हम इसमें आगे ये काम करते हैं, इसके जो भुजाएं हैं इनको कंप्लीट करते हुए एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं ऐसे, और फिर हम ये बोलते हैं कि इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इनके बीच से जो विकर्ण जा रहा है, सपोज मैं इसको ओ ए नाम देता हूं, बी नाम देता हूं और इसको सी नाम देता हूं। तो इनके बीच से जो विकर्ण जा रहा है ओसी इनका परिणामी होगा, और ओसी की जो वैल्यू आप निकाल के आएंगे वो वही निकल के आएगी जो अभी थोड़ा देर पहले हमने निकाली थी। देखो बात एक ही है, इन्होंने थोड़ा सी घुमा के बोल दी है, ठीक है। एंगल भी इसमें यही वाला रहेगा, देखो एंगल भी ये वाला रहेगा, ये वाला है।
अल्फा। बात समझ में आ रही है? थीटा कौन सा एंगल होगा? ये ए और बी के बीच वाला एंगल, ये थीटा होगा। समझ में आ रहा है? जब हम वेक्टर को यहां से उठा के लाए, सदिश को देखो यहां से उठा के लाए, यहां पर था ना पहले वेक्टर भी यहीं पर तो था, सदिश भी, इसको हम उठा करके ही तो यहां पे लाए हैं। यहां पर पहले जब यहां पर था तो एंगल कितना था ए और बी के बीच में? जरा बताइए मुझे। जब यहां पर था तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा था। अब जब मैं उठा के इसको यहां ले गया तो ए और बी के बीच का एंगल तो सेम रहा ना, एंगल तो नहीं बढ़ा घटा। तो थीटा एंगल वही है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। थीटा एंगल वही है, थीटा एंगल चेंज नहीं हुआ है। अल्फा एंगल भी वही है, अल्फा एंगल भी चेंज नहीं हुआ है। ट्रायंगल लॉ को ही हमने पैरेललोग्राम लॉ बना दिया है। अगर आपकी समझ में ट्रायंगल लॉ अच्छे तरीके से आ गया है तो पैरेललोग्राम लॉ समझने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। बस इतना बात ध्यान देना कि हम जो है वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग मतलब उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? उसका आकार, उसकी मैग्नीट्यूड को नहीं हम छेड़ सकते, उसके परिमाण के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, और उसकी जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। बस हम उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ले जाना है, ऐसे ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, दैट इज टोटली अलाउड। बस इसको घुमा नहीं सकते हैं और इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे पास सदिशों के योग के नियम, ठीक है। सदिशों के योग में आपको क्या समझ में आया कि सदिशों के योग का जो परिणामी होगा वो हम r = √a² + b² + 2ab cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और tan थीटा जो हम यहाँ पर निकालते हैं वो हम tan अल्फा से निकालेंगे, ठीक है। वो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा आपके पास बर्डन हो जाएगा। बस ध्यान रखना tan अल्फा हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको याद है। tan थीटा हम कैसे निकालते हैं? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। यही तो होता है ट्रिग्नोमेट्री में। बस ये याद रखना, जहां पर क्वेश्चन में आपको थीटा अल्फा निकालने की जरूरत पड़ेगी वहां पर ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन वाइज जो है आपको वहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। फालतू चीजें याद नहीं रखनी, फालतू तो नहीं है, जो क्वेश्चन में जब आएगा तब आपको याद करना है। अभी फिलहाल इतनी चीजें ध्यान रखें, सदिशों का योग किस प्रकार से होता है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है, सदिशों का योग हमने समझ लिया किस प्रकार से होगा। सदिशों के बारे में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है सदिशों का गुणन। तो सदिशों के गुणन को हम समझते हैं। सदिशों का गुणन दो प्रकार से होता है, सदिशों का गुणन जो है दो प्रकार से होता है। तो सदिशों का गुणन को देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का गुणन जो है दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक प्रकार जो है हमारे पास, एक हम बोलते हैं सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और एक हम बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणन। दोनों में अंतर ये रहेगा कि जब मैं दोनों सदिशों की गुणा करूंगा तो एक बार में हमारा जो आंसर आएगा वो अदिश आएगा और यहां पर हमारा आंसर सदिश आएगा। अदिश गुणन के लिए हम सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर मुझे सदिश गुणन अदिश गुणन करना है तो मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, देखो a.b = ab cos थीटा, और दूसरी चीज मैं लिख रहा हूं, देखो a क्रॉस b = ab sin थीटा n कैप। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। देखो a.b और a क्रॉस b, जो इनके बीच में मैंने डॉट और क्रॉस लगाए हैं ना, ये ध्यान देना, इनको आप सिंपल जो आप मल्टीप्लाई वाला समझ के चलते हो वो नहीं है, ये एक ऑपरेटर, आप इसको समझिए। ऑपरेटर मतलब कोई एक गणक होता है ना, वो आप समझ के चलिए। आप इस डॉट को थोड़ा बड़ा बनाना ताकि आपको समझ में आ पाए कि डॉट मतलब आप क्या कर रहे हैं, डॉट मतलब आप अदिश गुणन कर रहे हैं, क्रॉस मतलब आप क्या कर रहे हैं, सदिश गुणन, ठीक है। ये अभी से अपनी आदत बना लो। जब मैं अदिश गुणन करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, अदिश आएगा, सिंपली बात है। तो यहां पर आप देख रहे हैं a का परिमाण है, b का परिमाण है, cos थीटा है, तीनों की तीनों क्या है, अदिश राशियां, तीनों की जब मैं गुणा करूंगा तो अदिश आएगा। नीचे आप देख रहे हैं कि a का परिमाण, b का परिमाण sin थीटा, लेकिन साथ में n कैप लिखा हुआ है। ये n कैप क्या है, ये n कैप अगर किसी के ऊपर ऐसे कैप लगी हो, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कैप, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एकांक सदिश के लिए, यूनिट वेक्टर्स के लिए। ये भी हमने सदिश में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी यहाँ पर, यूनिट वेक्टर लगाने से हमारा जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड अगर 10 है तो 10 ही रहेगा, 20 है तो 20 ही रहेगा, बस डायरेक्शन हमको मिल जाएगी, दिशा मिल जाएगी, दिशा देने का काम करता है। तो अगर a क्रॉस b लिखा होगा तो a क्रॉस b के लिए आप क्या करेंगे, ए बी साइन थीटा निकालना और उसके साथ में n कैप लगा देना, तो उसमें परिमाण भी आ गया, दिशा भी आ गया, यानी कि जो आपका गुणनफल है वो सदिश हो गया।
बात समझ में आ गई इतनी? तो ये था हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आई होप ये सारी बातें आपको याद रहेंगी, इनको समझिएगा और घर में रिवाइज जरूर करिएगा। सो आई होप जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपने नोट डाउन करा होगा और आपको जो जो चीजें यहाँ पे नोट डाउन कराई गई वो आपकी समझ में आई होंगी। घर जाकर एक बार रिवाइज कीजिएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कीजिएगा और जो चीजें यहाँ पर सीखी उनको एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। सदिशों के योग और सदिशों के गुणन पर आपकी बुक में काफी सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। अदरवाइज आप क्लास 11th की बुक से भी ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, इसको रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी 11th 12th एज वेल एज आगे की क्लासों में फिजिक्स को समझने के लिए। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।